नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय में हमने अभी तक पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके लिए हमने 2 तर्क प्रस्तुत किए थे, जो कि थे सत्ता के बंटवारे से सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है, जिससे हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती और राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है। यह जो पहला तर्क था, इसे हम युक्तिपरक तर्क कहते हैं, अर्थात ऐसा तर्क जो लाभकर परिणामों पर जोर देता है। लाभकर परिणामों पर जोर कैसे है? वह ऐसे है कि यदि सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो कोई हिंसा व अस्थिरता नहीं होगी, जिससे व्यवस्था बनी रहेगी। तो इस प्रकार देश का लाभ होगा, सत्ता चलाने वालों का लाभ होगा, अर्थात देश के लोगों का लाभ होगा। जो दूसरा तर्क था वह यह है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है सत्ता को लोगों के बीच में बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हों, और इस दूसरे तर्क को नैतिक तर्क कहा जाता है। यह तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को समझाता है। तो हमने ये तर्क देखे जो सत्ता की साझेदारी के लिए जरूरी है। अब इसके आगे ये एक कार्टून है जिसमें एक गाड़ी दिखाई हुई है, जिसके नंबर प्लेट की जगह लिखा हुआ है जर्मन गवर्नमेंट, यानी कि जर्मनी की सरकार। और इस गाड़ी में अन्य गाड़ियों से एक विशेषता दिखाई गई है। वह क्या है? 2 स्टीयरिंग हैं। तो यह तो बहुत ही अजीब बात हो गई। एक गाड़ी 2 स्टीयरिंग, अर्थात एक गाड़ी को 2 ड्राइवर चलाएंगे। तो इस कार्टून से कार्टूनिस्ट कहना क्या चाह रहा है? तो इस कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। क्या समस्या थी जर्मनी की? जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। तो जर्मनी में एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जर्मनी में इन दोनों पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं, अर्थात ये दोनों ही पार्टियों की सोच एक दूसरे से भिन्न है। यह दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से अलग सोच रखती हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। सत्ता हासिल करने के लिए एक बार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ बोलती है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ बोलती है। परंतु जब सन 2005 में चुनाव हुए तो इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। तो ना तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी सरकार बना पा रही थी, ना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी सरकार बना पा रही थी, और इस कारण दोनों दल अलग अलग पक्ष के होते हुए भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजी हुए। दोनों दलों के नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष थे, फिर भी वे साथ मिलकर सरकार चला रही हैं। तो यही खास बात इस कार्टून द्वारा दर्शाई जा रही है कि एक गाड़ी में यदि आप 2 स्टीयरिंग लगा लें और फिर भी गाड़ी चले, तो ये कैसे संभव होगा? दाईं तरफ वाला ड्राइवर
अपने हिसाब से गाड़ी मोड़ना चाहेगा, बाईं वाला अपने हिसाब से, और इस प्रकार गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी सीधे रोड पर चलाई जा सकती है, दाएं तो दाएं मोड़ी जा सकती है, बाएं मोड़ना चाहे तो बाएं मोड़ी जा सकती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ तब जब दोनों ही ड्राइवर एक दूसरे से साझा कर लें, एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार हो जाएं। वही बात जर्मनी के उदाहरण में है, और यह कार्टून उसी बात को दिखा रहा है कि मान लीजिए एक स्टीयरिंग वहाँ की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में हो, दूसरी स्टीयरिंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में हो, दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, ये अलग जाना चाहते हैं, ये अलग जाना चाहते हैं, फिर भी यदि दोनों आपस में संधि कर लें, दोनों आपस में मिल जाएं, तो गाड़ी को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। इस प्रकार जर्मनी की सरकार चल रही थी 2005 के चुनावों के बाद। तो यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था सत्ता की साझेदारी का, जहां दो अलग अलग मत वाली पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। आगे देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप क्या हैं। तो सत्ता की साझेदारी के रूप से पहले हम एक बार शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे कि सत्ता की साझेदारी को लेकर प्राचीन काल से क्या क्या धारणाएं बनी आई हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया है। क्या धारणा थी? कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता था। पहले लोग सोचते थे कि सत्ता बांटी नहीं जा सकती थी। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हों, वह एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? पहले लोग यह मान्यता रखते थे कि सत्ता जितनी भी है, सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं, वह या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में हो। यानी कि या तो किसी एक परिवार के हाथ में सारी शक्ति हो या फिर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति हो, जैसा राजाओं के समय में होता था। एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ होती थी, वह जो चाहे कर सकता था, राजा ही न्याय करता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा के पास सभी अधिकार थे। यह हुआ एक व्यक्ति का उदाहरण। और खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह, यह हुआ जैसे परिवारवाद होता है, तो एक परिवार के लोग ही सत्ता चलाएंगे या किसी एक समुदाय के लोग ही सत्ता चलाएंगे, ऐसी सोच पहले थी। और इसी के विरुद्ध में यह विचार सामने आया कि सत्ता की साझेदारी की जाए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। तो क्या धारणा थी कि यदि फैसले लेने की शक्ति आपस में बांट दी जाए तो एक तो तुरंत फैसले लेना, यानी कि फैसलों में जो स्पीड हो, गति हो, वह नहीं आएगी, और उन्हें तुरंत के तुरंत लागू करना यह संभव नहीं होगा। और यह तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बना दें कि पहले विधायिका कुछ करेगी, फिर कार्यपालिका उस पर अमल करेगी, और उसके बाद यदि कोई परेशानी हुई तो न्यायपालिका उसका समाधान करेगी, तो इसमें कितना समय लगेगा। जबकि ये तीनों ही शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास हों तो तुरंत के तुरंत फैसले ले लिए जाएंगे और तुरंत के तुरंत फैसला लागू भी हो जाएगा, जिससे बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। लेकिन
हम बात किसकी कर रहे हैं? लोकतंत्र की। और लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, वह क्या सिद्धांत है? कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या सिद्धांत है? कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अर्थात जितनी भी शक्ति है वह जनता से ही मिल रही है और जनता के लिए ही मिल रही है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ हुआ शासन किसका है? लोगों का है, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष समूह का। शासन सभी का हो, सभी लोगों में बटा हो, वही लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। और एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। तो जनता के एक एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है सत्ता पर। तो जितनी भी जनता है उन सब में सत्ता बटे, तभी वास्तविकता में लोकतंत्र कहलाएगा। तो इसीलिए एक लोकतांत्रिक शासन में समाज के अलग अलग समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। कैसे भी विचार हों, कैसी भी सोच हो, सभी को सम्मान मिलना चाहिए, सभी के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। और सार्वजनिक नीतियाँ जो सबके लिए नीतियाँ बनी हैं, उनमें सबकी बातें शामिल होनी चाहिए। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो कौन सा शासन उचित और अच्छा होगा? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक, सत्ता चलाने वाले भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन? नागरिक, ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। वैसा ही शासन एक सही और अच्छा लोकतांत्रिक शासन कहलाएगा। इसी से संबंधित एक और कार्टून आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जहां आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी के घोड़े को पुतिन और बुश चला रहे हैं। तो पुतिन कौन थे? पुतिन थे रूस के राष्ट्रपति, और वे अभी भी रूस के राष्ट्रपति हैं। और बुश, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं 2001 से 2009 में। और इस कार्टून में दिखाया गया है कि बुश व्लादिमीर पुतिन से कह रहे हैं कि व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। और इस कार्टून का नाम ही है सत्ता की बागडोर। तो इसके बारे में कहा हुआ है कि 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इस कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है कि घोड़ा डेमोक्रेसी का है, अर्थात सरकार का निर्वाचन तो लोकतांत्रिक रूप से हुआ है। लोगों ने ही इन नेताओं को, पुतिन और बुश जैसे नेताओं को लोगों ने ही समर्थन देकर आगे बढ़ाया। लोगों के ही कारण ये सत्ता में आए। परंतु ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण करना चाह रहे हैं, जहां रूस में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां सौंपी गईं, अर्थात जो शक्तियां बंटनी चाहिए थी वे सभी शक्तियां एक व्यक्ति को दी गईं। और यही जॉर्ज बुश को कैसे दिखाया जा रहा है कि 2001 के चुनाव में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे
और 2005 में जब चुनाव होने थे तब जॉर्ज बुश एक बार रशिया गए थे। तो यहाँ यही दिखाया जा रहा है कि बुश चाहते थे कि अगला चुनाव भी वही जीतें, ये सत्ता, अमेरिका की सत्ता उन्हीं के हाथ में रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में संबंध यह कार्टून, यह चित्र अच्छे से दिखा रहा है कि किस प्रकार कुछ राजनेता लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं, तो कुछ लोग स्वयं को सत्ता में सदा के लिए बने रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सत्ता सदा उन्हीं के ही पास रहे। यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में आप कुछ और कार्टून यदि जुटा सकते हैं तो देखिएगा। आप ये ध्यान रखिए, पॉलिटिक्स में कार्टून का खेल बहुत चलता है। जहाँ भी पॉलिटिक्स होगी वहाँ अधिक से अधिक कार्टून आपको देखने को मिलेंगे और एक एक कार्टून के पीछे गहरे गहरे रहस्य होते हैं। तो इन्हीं कार्टून के कारण पॉलिटिक्स, राजनीति काफ़ी ज़्यादा रोचक हो जाती है। तो चलिए अब हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से सत्ता की साझेदारी के कुल 4 रूप हैं, जिनमें हम पहले रूप पर बात करते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के अलग अलग कई सारे अंग हों, जैसे कि विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। क्या होता है? इन सब के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज अर्थात एक समान वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो पहली जो साझेदारी का रूप था, इसमें क्या था? सत्ता के अलग अलग अंगों को बांटा गया है। जो भी सत्ता है, जितनी भी शक्तियां हैं, उसको कई छोटे छोटे अलग अलग अंगों में बांट दिया गया। उदाहरण के तौर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। और यह कैसा वितरण है? ये क्षैतिज वितरण है, क्योंकि इसमें सरकार के अलग अलग अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। तो जैसा राजाओं के समय में होता था, तो राजाओं की मर्जी होती थी, वे चाहें जो करें, तो उनके पास सारी शक्ति थी और वे अपनी सत्ता का असीमित उपयोग कर सकते थे। परंतु जब सत्ता को लोकतांत्रिक रूप में लाया गया तो सत्ता की साझेदारी को चुना गया और शासन को कई अलग अलग अंगों में बांट दिया गया और उन सभी अंगों को क्या रखा? एक समान स्तर पर रखा, ताकि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। तो क्या होगा? विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका पर अंकुश लगाएगी, कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका दोनों को साथ लेकर चलेगा, और वहीं न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर अपनी नज़र रखेगा। यह तीनों ही एक समान स्तर पर हैं, परंतु तीनों में ही सत्ता बटी हुई है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में
कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो हमने अभी क्या देखा यहाँ पर? शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, शासन के अलग अलग अंग हों उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाना, और कैसा? क्षैतिज वितरण, जिसमें सभी अंगों को समान स्तर पर रखा जाए। यह सत्ता की साझेदारी का प्रथम रूप है। इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्यों? क्योंकि हर एक अंग समान स्तर पर है, जिसके चलते वह बाकी अंगों पर नियंत्रण रख सकता है, और जब हर एक अंग हर दूसरे अंग पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखता है तो सत्ता में संतुलन बना रहता है, सत्ता अस्थायी नहीं होती है। तो उदाहरण के तौर पर क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात विधायिका जिसमें हमारे विधायक आते हैं, कार्यपालिका कार्य करने की सभी नीतियां, और न्यायपालिका न्यायालय व न्यायाधीश, ये तीनों ही समान स्तर पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर सभी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे विधायिका हुई, विधायिका मिलकर कोई कानून बनाएगी, कोई बिल पास करेगी, परंतु उस बिल को कार्यान्वित कौन करेगा? यह कार्यपालिका के जिम्मे आता है कि उसको कार्यान्वित किया जाए, उसे अंजाम दिया जाए। तो विधायिका एक तरीके से कार्यपालिका पर निर्भर हुई, वहीं कार्यपालिका न्यायपालिका को नियुक्त करती है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका पर निर्भर हुई, और वहीं न्यायपालिका के पास यह शक्ति होती है कि वह कार्यपालिका के द्वारा किए किसी कार्य पर रोक लगा सके, या विधायिका द्वारा चुने गए किसी भी नियम को बदल सके या उसे रोक सके। तो न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को थाम कर रखती है। तो आपको क्या दिख रहा है? पर तीनों एक समान स्तर पर ही आ गए, जहां सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, जहां सभी अंग एक दूसरे पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिसके कारण एक संतुलन बना रहता है और सत्ता डगमगाती नहीं है। तो ये था सत्ता की साझेदारी का प्रथम रूप, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते रहे हैं। इसके अलावा कुल 3 और रूप हम पढ़ेंगे। ये 3 रूप हमें अच्छे से बताएंगे कि आज के युग में सत्ता की साझेदारी किन अलग अलग रूपों में हो सकती है, जहां आपको केंद्र और राज्य सरकार में कहीं अंतर दिखेगा तो कहीं समुदाय के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा दिखेगा। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी वेबसाइट idclasses.com पर इस पाठ के सभी नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें। धन्यवाद।